बकरी दो गांव खा गई। एक प्रतापी राजा था। वह एक यात्रा से वापस आ रहा था। उसके साथ सेनापति, सेवक और अंगरक्षक सैनिक थे। वे प्रातःकाल निकले थे और चलते चलते दोपहर हो चुकी थी। हालांकि वे नगर से कुछ कोस दूर थे, लेकिन राजा ने थोड़ा रुककर विश्राम करने की इच्छा प्रकट की। इसलिए वे छायादार पेड़ों को देखते चल रहे थे। इधर उधर देखते हुए कई गांव पार कर गए। उसके बाद उन्हें पीपल का एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया। चारों ओर गन्ने के खेत थे। खेतों को पार करता हुआ राजा उस पीपल के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि पीपल के नीचे एक झोंपड़ी बनी है और वहीं एक चारपाई पर किसान और उसका बेटा बैठे हुए हैं। झोंपड़ी के दरवाजे पे किसान की पत्नी बैठी थी। सामने खेत की फसल कट चुकी थी और उसमें दो बकरियां चर रही थीं। राजा के पास आते ही किसान हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और लड़का भी खड़े हो गए। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा के राजसी पहनावे को देखकर वह समझ गया था कि यह राजा है। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज प्रणाम, आप चारपाई पर बैठें। उसकी पत्नी भी सीधी सादी थी। जैसे ही घर में कोई रिश्तेदार आता है वह उसके लिए पानी लाती है, उसी भाव से वह एक लोटे में पानी लाई और राजा के आगे बढ़ा दिया। बिना बोले राजा विद्वान, दयालु और जनता का प्रिय था। वह आम आदमी के सहज व्यवहार और संस्कृति से भली भांति परिचित था। इसलिए राजा किसान और उसके परिवार के सहज व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने भी सहज होकर किसान से बातें की। अंत में गन्ने की खड़ी फसल के बारे में बात हुई। किसान ने गन्ने के ताजे रस के स्वाद और तासीर के बारे में बताया। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मार नहीं सका और गन्ने के ताजे रस को पीने के लिए मन हो आया। राजा ने किसान से गन्ने का ताजा रस पिलाने के लिए कहा। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं झोपड़ी के पास कुआं था। किसान ने कुएं से पानी खींचा। किसान की पत्नी ने एक लोटे को सफाई से धोया। उधर किसान खेत से मोटा और लंबा गन्ना तोड़कर लाया। उसने गन्ने को साफ करके पानी से धोकर रख लिया। रस निकालने वाले लकड़ी के दो बेलनों से गन्ने से रस निकाला। रस से भरा लोटा राजा के सामने कर दिया। राजा ने पहले एक घूंट पीकर चखा। उसे बहुत स्वादिष्ट लगा और गटागट करके लोटे का पूरा रस पी गया। रस पीते ही राजा का चित्त शांत हो गया। रस की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी। शक्कर और गुड़ से बिल्कुल अलग, शहद से भी अलग। राजा किसान की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न था। उसके पैर के पास पड़े पीपल के पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को दे दिया और कहा, दो गांव तुम्हारे नाम किए। कल दरबार में यह पत्ता लेकर आ जाना। दो गांव का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पीपल का पत्ता देकर राजा वहां से चला गया। वह उस पत्ते को उलट पुलट कर देखता रहा। उसने पीपल के पत्ते को कुर्ते के नीचे की जेब में रख लिया। किसान रात भर दो गांव के सपने देखता रहा। वह सुबह नहा धोकर दरबार जाने के लिए तैयार हुआ। उसने देखा पीपल का पत्ता जेब में सही सलामत है। धोती की किनारी ठीक करने के लिए नीचे बकरी बंधी हुई थी। बकरी ने पत्ते का डंठल पकड़कर खींच लिया और खाने लगी। जब तक वह छुड़ाने की कोशिश करता तब तक बकरी पूरा पत्ता खा चुकी थी। पर क्या था, रात भर दो गांवों का सपना मिट्टी में मिल गया। वह पागल सा हो गया
वह चिल्लाता हुआ घर से निकलकर भागा। वह कहता जा रहा था, बकरी दो गांव खा गई, बकरी दो गांव खा गई। जो भी उसकी बात सुनता वह कहता कि अरे यह तो बहुत सीधा सच्चा आदमी है, पागल कैसे हो गया। कहता जा रहा है कि बकरी दो गांव खा गई। उससे कुछ लोगों ने रोक कर पूछना चाहा कि कहाँ जा रहा है। वह रुका नहीं, भागते हुए भी बोलता गया, राजा के पास जा रहा हूँ, बकरी दो गांव खा गई। दौड़ता दौड़ता किसान दोपहर बाद नगर में जा पहुंचा। वहां उसे ऊंचा बड़ा सा महल दिखाई दिया। वह दौड़ता हुआ दरवाजे में घुस गया। दरबान उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ लिया। वह वहीं लेट गया और चिल्लाने लगा, राजा के पास जाना है, बकरी दो गांव खा गई। दरबानों ने सोचा कि पागल है, लेकिन राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए राजा को सूचित करना जरूरी है। एक व्यक्ति राजा को सूचित करे ताकि हम इसे पकड़ कर बैठे हैं। दरबार ने राजा के पास जाकर कहा कि एक पागल आदमी आया है और आपसे मिलना चाहता है, साथ ही कह रहा है बकरी दो गांव खा गई। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। दरबार के सब लोग हैरत में थे, यह पागल कहाँ से आ गया, कहता है बकरी दो गांव खा गई। उसके आते ही राजा ने पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो। राजा ने सोचा, यह वही किसान है जिसने कल मुझे गन्ने का रस पिलाया था। पीपल के पत्ते पर दो गांव लिख दिए थे और मैंने आज दरबार में आने को कहा था, लेकिन यह कह रहा है बकरी दो गांव खा गई। समझ में नहीं आया। अचानक राजा ने सोचा कि लगता है असावधानी वश वह पीपल का पत्ता बकरी ने खा लिया होगा, इसलिए यह कह रहा है कि बकरी दो गांव खा गई। अचानक राजा को हंसी आ गई और वह ठेका मारकर हंसा। राजा की इस अचानक हंसी को देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी किसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजा बोला, मुंशी से कहो इसके नाम दो गांव का पक्का कागज बना दे। थोड़ा रुककर कहा, यह ठीक कह रहा है, बकरी दो गांव खा गई। इस घटना को देखकर पूरा दरबार अचरज में डूब गया। चूल्हे पर तलवार चलाई तो चुकरिया मार न पाई। एक राजकुमार था, वह लंबी लंबी डींगे मारता था। वैसे वह बहादुर था। घर के सब उसे प्यार करते थे, लेकिन उसकी भाभी उससे मजाक किया करती थी, कभी कभी ताने भी मारा करती थी। एक दिन जब उसकी भाभी रसोई में थी, राजकुमार वहां पहुंचा। उसकी भाभी रसोई में रोटियां बना रही थी। राजकुमार खड़े होकर देखने लगा। देखता है कि एक चूहिया इधर से उधर भाग रही है। कभी चूहिया चूल्हे पर आ जाती, कभी किसी बर्तन में चली जाती, बनी बनाई रसोई को खाने लगती। उसकी भाभी बोली, क्या देख रहे हो देवर जी, खूब नाच नचाती है। ये छोटी चुईया बार बार भगाते हैं, बार बार आ जाती है। इसे मारने के लिए कुछ उठाती हूँ कि इससे पहले ही भनक मिल जाती है और भाग जाती है। माता जी को भी खूब नाच नचाती है ये छोटी सी चुईया। कभी कभी तो रुला देती है, डर लगता है कि कभी उछलकर कढ़ाई में ना गिर पड़े। अरे भाभी जी, आप भी बड़ी दया करती हैं चुईया पर, उसे मार क्यों नहीं देती, बार बार की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। वह राजकुमार बोला। उसकी भाभी बोली, अरे देवर जी, बात कहने की है, मारना बड़ा मुश्किल है। तुमने लड़ाइयां लड़ी हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को हराया होगा, लेकिन इस चुईया को नहीं मार सकते। बोला, भाभी जी, आपने भी क्या बात कही, रसोई से बाहर आना, मैं देखता हूँ इस चुईया को, एक ही बार में दो टुकड़े हो जाएंगे। इतना कहकर उसने तलवार म्यान से निकाली। तलवार निकालते ही उसकी भाभी भी रसोई से बाहर आ गई। तलवार ताने व चुईया के आने का इंतजार करता रहा। जैसे ही चुईया निकली, राजकुमार हरकत में आ गया। उसने जैसे ही उस चुईया की ओर तलवार चलाई, चुईया तुरंत एक बर्तन के नीचे छिप गई। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, बर्तन से निकलकर सीधे सिकी रोटियों में चली गई। जैसे ही उसने रोटियों की टोकरी उठाना चाहिए, वह उसमें से कूदकर दूसरी जगह छिप गई। राजकुमार के लगातार हरकत में बने रहने से चुईया घबरा गई और इधर से उधर भागने लगी। राजकुमार निशाना बांधकर तलवार मारता, लेकिन तब तक चुईया
उछलकर दूसरी जगह पहुंच जाती और तलवार का वार कभी चूल्हे पर होता तो कभी किसी बर्तन पर। इस तरह चुईया पर वार करते करते राजकुमार के पसीने निकल आया। अंत में तंग आकर चुईया रसोई से भाग गई। राजकुमार की इस दशा को देखकर उसकी भाभी ने कहा, अरे राम राम राम, चूल्हे पर तलवार चलाई तो चुकैया मार न पाई। मैंने पहले ही कहा था देवर जी, ये युद्ध भूमि नहीं है। राजकुमार ने हताश होकर अपनी तलवार म्यान में डाली और चला गया। घी बनावे खिचड़ी, नाम बहू का होए। रामधन का छोटा परिवार था। उसके एक लड़के की बहू और एक लड़की थी, लेकिन उसके रिश्तेदारों का दायरा बहुत बड़ा था। कोई ना कोई उसके यहाँ आता रहता था। वह अपनी मर्यादा के अनुसार सबका सेवा सत्कार करता था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत कंजूस थी। वह पूरी पकवान आदि कभी नहीं बनाती थी और न आने वाले रिश्तेदारों के लिए अच्छा भोजन बनाती थी। कभी मिस्सी रोटी और दाल बनाती थी और कभी चावल दाल की खिचड़ी। सब लोग खाकर संतुष्ट हो जाते थे। क्योंकि रामधन बहुत अच्छा आदमी था, इसलिए जो भी मिलता था बड़े आनंद से खाते थे और खाना खाते खाते रामधन से बातें करते रहते थे। रामधन के लड़के के विवाह के बाद घर में परिवर्तन आने लगा था। रिश्तेदारों को सादा भोजन कराना बहू को अच्छा नहीं लगता था। उसने एक बार अच्छा भोजन बनाने की कोशिश की तो सास ने डांट दिया। बुढ़िया रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा भोजन नहीं बनाने देती थी। बहू रिश्तेदारों के लिए भोजन सादा ही बनाती थी, लेकिन दाल या बनी सब्जी में घी ऊपर से डाल देती थी। अब जो भी रिश्तेदार आता था वह कहता था कि भोजन स्वादिष्ट बना है। बहू के भोजन की बड़ाई सुनकर बुढ़िया कुढ़ने लगी। वह अब जल भुनकर आने वालों के लिए खिचड़ी बनवाने लगी। अब आने वाले रिश्तेदार खिचड़ी खाकर ही प्रसन्न हो जाते। एक दिन बहुत समय बाद रामधन का बहनोई आया। उसके लिए भी खिचड़ी बनाई गई। जब रामधन का बहनोई खिचड़ी खा रहा था, वहीं पर रामधन और उसकी पत्नी भी बैठे थे। दोनों बैठे बैठे अपने बहनोई से बतिया रहे थे। रामधन के बहनोई ने कहा, बहू खिचड़ी बहुत अच्छी बनाती है। बुढ़िया यह सुनकर जल बन गई। वह गुस्सा को अंदर ही अंदर पी गई, लेकिन रिश्तेदार का मान रखने के लिए बुढ़िया ने हाँ में हाँ मिलाई। रामधन के आसपास उसकी बिरादरी वालों के मकान थे। कुछ लोगों के यहाँ रामधन के यहाँ आने वालों की रिश्तेदारियां थीं। इसलिए जो रिश्तेदार रामधन के यहाँ आते थे वे पड़ोस में रिश्तेदारों के यहाँ भी जाते थे। वहां उनको पूरी पकवान खाने को मिलते थे, लेकिन वे रामधन की बहू के द्वारा बनाई गई खिचड़ी की बड़ाई करते ना चूकते थे। जब औरतें इकट्ठी होती तो रामधन की बहू की खिचड़ी की चर्चा जरूर होती। कोई किसी काम के लिए रामधन के घर जाती तो बुढ़िया से बहू की खिचड़ी की बड़ाई करती ना चूकती। इस प्रकार बहू की यह बड़ाई उसके आसपास की पूरी बिरादरी में फैल गई थी। एक दिन बुढ़िया सोचने लगी कि खिचड़ी बनाने में जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। जब बहू खिचड़ी बनाती तो सास छिप छिप कर देखने लगी कि उसमें क्या डालती है। बुढ़िया की इन हरकतों को देखकर बहू सावधान रहने लगी। वह समझ गई थी कि बुढ़िया क्या जानना चाहती है। अब बहू बुढ़िया की नजर बचाकर खिचड़ी में घी डालने लगी। एक दिन बुढ़िया ने बहू को खिचड़ी में घी डालते देख ही लिया, लेकिन बुढ़िया अब कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अब रसोई का पूरा कब्जा बहू का था। अब बुढ़िया संतोष करके चुप रहती, क्योंकि वह जानती थी कि पूरी पकवानों से खिचड़ी में घी कम ही खर्चा होता है, यानी पूरी पकवानों की अपेक्षा घी डालना भी कम खर्चे का काम है। एक दिन किसी के यहाँ महिलाएं इकट्ठी हुई। वैसे बुढ़िया आस पड़ोस में बहुत कम आती जाती थी, लेकिन बुढ़िया को वहां जाना पड़ा।
जब महिलाएं इकट्ठी बैठी तो कुछ न कुछ बातें चलने लगी। बातें चलते चलते बात रामधन की बहू के ऊपर आकर टिक गई। औरतों ने रामधन की औरत से कहा कि तुम्हारी बहू खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट बनाती है। रामधन की औरत चुपचाप सुनती रही। एक ने चुटकी लेते हुए कहा, अम्मा मुझे भी सिखा दो ऐसी खिचड़ी बनाना। अब बुढ़िया से रहा ना गया, उसने तुरंत कह दिया, घी बनावे खिचड़ी नाम बहू का होए।